हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। राज मल्होत्रा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रिगार्डिंग हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक का करंट अफेयर्स जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इसमें एक एक अलग अलग पोर्शंस या सेगमेंट कहीं उसको जो है डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट जो सेगमेंट था हमारा, उसमें सारी अपॉइंटमेंट्स जितनी थी वो हमने इसमें ली थी। और यहाँ पे इसमें हम रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस जो हैं आपके, वो हम इसमें जो है कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जो हो है, इसको वर्ल्ड बैंक जो है प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर इसको जारी करता है। और इसमें जो है जो ग्लोबली इकोनॉमिक स्टेटस है उसको इसमें डिस्कस किया जाता है एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको जो है जारी कौन करता है, वो आपका वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 1 सेकेंड, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि इसने वर्ष 2026 के लिए जून 2026 में इसने ये जो है रिपोर्ट जारी की। इसमें रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट कहती है कि जो ग्रोथ रेट है वर्ष 2026 का, वो ग्लोबली जीडीपी जो रहेगी, ग्रोथ रेट, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं, 2.6% रहेगा 2026 में। और इसी के अकॉर्डिंग अगर चलता रहा तो वर्ष 2027 में 2.7% रहने के क्या है कि उसमें पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें रिपोर्ट का जो स्टेटस क्या कहता है, द रिपोर्ट स्टेट्स कह रही है आपकी दैट द 2020s आर वन ट्रैक टू बिकम द वीकेस्ट डिकेड फॉर ग्लोबल ग्रोथ सिंस 1960, यानी 1960 से लेकर अब तक का सबसे वीकेस्ट जो है 20s का जो डिकेड रहेगा, 20s टू 30s, वो सबसे कम रहेगा, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ें ध्यान देनी है। अब इसमें ये सबसे कमज़ोर या सबसे वीक क्यों रहेगा, उसके पीछे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, यानी मेजर डाउनसाइड रिस्क इंक्लूड है इसमें। जैसे कि ट्रेड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है 20s के डिकेड में लगातार कंटिन्यू। और दूसरा सबसे बड़ा आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, इतना यानी 20s से पहले जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ज़्यादा था नहीं, 20s के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, और अभी जो इजराइल ईरान वाला इश्यू चला हुआ है। ये सारी चीज़ें हम तमाम चीज़ें देखें तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो नेशंस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें जो है कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, यानी भू राजनीतिक संघर्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एलिवेटेड पब्लिक डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे जो है वीक होता जा रहा है। जैसे अभी हाल में देखें हम, जो आपका जापान है, जापान कोर इन्वेस्टर हुआ करता था कभी चाइना का। अब मैंने जो है कल उसमें बताया है, वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि कैसे जापान का मोह भंग हो रहा है चाइना से धीरे धीरे। और चाइना में जो उसका खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट था उसको कहीं ना कहीं विदड्रॉल कर रहा है जापान अपना। तो मैंने बताया था कि पिछले 5 वर्षों में जापान ने अब तक अपना 20% इन्वेस्टमेंट को विदड्रॉल कर लिया है चाइना के अंदर से। तो एक तरीके से वीक इन्वेस्टमेंट हो रहा है ग्लोबली, अगर देखा जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क जो है इसमें देखने को मिलेगा। स्लैगिश प्रोडक्टिव ग्रोथ है, ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही क्लाइमेटेड रिलेटेड शॉक्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज धीरे धीरे हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट वो चीज़ों पे पड़ता है। जैसे कि खास तौर पे क्लाइमेट चेंज की हम बात करें तो वो हमारी जो एग्रो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी पड़ता है। और दूसरा, जैसे ही आपके जो क्लाइमेट हॉट होता है, यानी जलवायु गर्म होती है, अगर देखें 1960 से लेकर अब तक, तो उससे क्या हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो जल्दी जो है यंग हो जाते हैं। जल्दी यंग हो जाते हैं तो उनकी धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है। ओके, तो रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से ग्लोबल रिस्क ही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। साथ ही मैनी डेवलपिंग इकोनॉमिक्स कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद, बहुत सारी जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वो जो है स्ट्रगल कर रही है। जैसे चाइना एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इंडिया ऑलरेडी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, स्ट्रगल इंडिया तो कर ही रहा है, चाइना भी कर रहा है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं आपको कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो सो विकसित राष्ट्र हैं, वो हमसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हम तो फिर भी राइजिंग इकोनॉमी है, उनके सामने बहुत बड़े स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। जैसे जहां विकसित राष्ट्र जो हैं वो हाई डेब्ट का बर्डन्स नहीं झेल रहे हैं, लेकिन उनके पास जो है उनकी कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर डाउन हो रही है, वहीं पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो परचेजिंग पावर जितना बढ़ रही है, उसी के साथ साथ ये हाई डेब्ट जो बर्डन्स है उसके नीचे आ रहे हैं। यानी एक तरीके से उधारी जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हाई डेप्ट बर्डन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाई डेप्ट बर्डन्स रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
ठीक है, डेब्ट कितना भी हो जाए, ऋण उधारी कितनी भी हो जाए, लेकिन उसी के साथ साथ जो है ना किसी भी कंट्री में वो इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लोअर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्लोअर हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी एक तरीके से, तो क्या होगा, उसका सीधा जो डायरेक्ट जो रिलेशन होता है आपका वो किससे होता है, प्रोडक्टिविटी से। तो प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये साथ ही जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो ग्रेटर क्लाइमेट जो वल्नरेबिलिटी है उनसे भी जो है वो जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर जो है हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस में वर्ल्ड बैंक ने कुछ रिफॉर्म्स दिए हैं। रिफॉर्म्स क्या क्या है बेटा? रिफॉर्म्स ये है कि सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, संरचनात्मक सुधार जो है वो करने होंगे। ठीक है, हायर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने होंगे। ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जो वो है आपकी किस पे, जो है स्टेट रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है। स्टेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री है उसका जो अपना सरकारी सिस्टम है वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपको जो है हायर पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही गवर्नमेंट्स जो हैं अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज़ की, उन्हें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्टिव एनहेंसिंग पॉलिसीज़ हैं वो अपने स्टेट में लागू करनी पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो आपका एग्रेरियन सेक्टर हो या आपका सर्विस सेक्टर हो या और अदर आपका प्राइवेट सेक्टर हो, सभी में क्या करना होगा, प्रोडक्टिविटी एनहेंसिंग स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ेगी। कुछ सब्सिडीज दे के, कुछ जो है लुभावने वादे करके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसे चलाना पड़ेगा। साथ ही ये कहा है कि कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, हमें स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कॉपरेशन अचीव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल जो है कॉपरेशन करना पड़ेगा, तभी हम जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सस्टेन कर सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जो आपकी जून 2026 में रिलीज हुई है, तो उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आती है आपकी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। एनआरआई 2025 का डाटा है, ये जारी है 26 में हुई है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें इंडिया ने अपनी जो पोजीशन है 44th पे इंप्रूव की है। ओके, तो एनआरआई जो है ये पब्लिश्ड बाय द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट, ये एक आपका जो है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट है, ये इसको जो है जारी करता है। और इसके साथ ही जो है आपका सईद बिजनेस स्कूल है, दोनों जो है इसको जारी करते हैं। और इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इनको सपोर्ट करती है, एक तरीके से सहायता करती है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 45 तय है ग्लोबली, ये आपको ध्यान रखना है। 2024 के डाटा में जो है 49 थी, अब ये जो है रिफॉर्म हो गई है, आपकी पहुंच गई है 45 पे। यानी जो है ये पहले जो 49 रैंक था, अभी ये बढ़ के कहाँ हो गया, 49 से पहुंच के जो है 45 पे आ गया है। तो इससे क्या है कि थोड़ा जो है रिफॉर्म देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ये एनआरआई है, एनआरआई वो वाला एनआरआई नहीं है, ये जो है आपका नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स होती है आपकी। ठीक है, ये इवेल्युएट करती है कंट्रीज ऑन देयर एबिलिटी टू लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यानी आईसीटीज को जो है ये इवेल्युएट करती है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, यानी विकास और प्रतिस्पर्धा के लिए ये इवेल्युएट करती है। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? ठीक है, तो इस इंडेक्स में टोटल 133 जो है आपके इकोनॉमीज जो है उनको इवेल्युएट किया गया है। इसमें जो एक तरीके से जो पैरामीटर्स रहते हैं उसमें आता है आपका टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, ये चारों चीज़ जो है इसमें जो है रखी जाती हैं। इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है अभी वो 54.43 है, पहले 53.63 था 2024 में, 25 में 54.43 है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इसमें इंडिया की जो प्रोग्रेस हुई है वो किन सेक्टर्स में जो है इंडिया ने रिफॉर्म किया है उसकी हम बातें कर ले, तो सबसे ज़्यादा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2024 के मुकाबले 2025 के अंत तक यानी दिसंबर तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि पूरे वर्ष का एक डाटा लेती है फिर उसको रिलीज करती है। ठीक है, और साथ ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल्स हैं इंडिया के, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया है, तकनीकी को अडोप्ट किया। तकनीकी को अडोप्ट करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपीआई चलाने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है टेक्नोलॉजी अडोप्शन होता है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन जो है वो फ़ोन के माध्यम से रास्ते में ई टिकट ले लेते हैं, ई बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल अडोप्शन बोला जाता है इसको। तो इस टाइप से देख ही सकते हैं भारत में भले ही जो पुराने लोग भी हैं
जो जिनके अंदर टेक्निकल एप्टीट्यूड की कमी होती थी वो भी अब क्या करने लगे हैं कि इसको अडोप्ट करने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसमें। साथ ही धीरे धीरे इंडिया एक इनोवेटिव इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। ठीक है, और साथ ही डिजिटल गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स लिए हमने बहुत सारे, ये बिल्कुल बात सही है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने चलाई है जिसमें हम जो ई गवर्नेंस एक मॉडल है, आप जानते ही होंगे जब गवर्नेंस पढ़ते हैं आप तो उसमें ई गवर्नेंस आपको सर पढ़ाते हैं। ओके, तो ई गवर्नेंस का कहीं ना कहीं हमने ई गवर्नेंस में भी बहुत ग्रोथ इसमें की है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। तो द रिपोर्ट हाईलाइट्स इंडियाज ग्रोइंग रोल इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, एंड इट्स कंटिन्यूड एडवांसमेंट ऑफ नेटवर्क रेडीनेस एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बस यही ध्यान रखना आपको। अब इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंडियाज हाईएस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट वर्ष 2024-25, यानी 2024-25। और कहेंगे कि ऐसा कोई कहा जाता है, देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमें शुगर का प्रोडक्शन देखना है तो हमें वो 2000 पूरे 2024 का नहीं निकालते, इसमें हम इसमें क्या कि इनका जो ना क्रशिंग ईयर होता है, पेराई सत्र जिसको बोलते हैं, क्योंकि गन्ना क्या होता है कि मोस्टली आपका नवंबर जो है अक्टूबर में जो है क्रशिंग स्टार्ट हो जाती है जो आपकी शुगर मिल्स इंडस्ट्री है उनके अंदर, और वो जो है आपकी नियर अबाउट अप्रैल मई इवन जून तक भी कुछ जो है क्रशिंग यानी पेराई सत्र चलता है। तो इसलिए इसको ऐसे ही बोला जाता है 2023-24, 24-25। अब 25 से 26 का जो है उसका भी डाटा है नहीं, 2024-25 का ये डाटा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है शुगर प्रोडक्शन में टॉप स्टेट बन के उभरा है। क्या उभरा है? टॉप स्टेट बन के उभरा है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शुगर का प्रोडक्शन हुआ है पेराई सत्र वर्ष 2024-25, ऐसे ही मैं बता देता हूं। तो ऐसा है कि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, अगर हम उत्तर प्रदेश को किसी कंट्री से अगर हम जो है कंपेयर करें तो ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा, अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होता तो दूसरा सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर होता आफ्टर ब्राजील। ठीक है, तो ब्राजील का जो है पहला नंबर है एज ए कंट्री में बात कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद दूसरा नंबर जो है आपका वो उत्तर प्रदेश का आता है। यहाँ पे समझ में आई बातें? तो इंडियन स्टेट में जो है लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश ने क्रशिंग ईयर 2024-25 माने कि पेराई सत्र 2024-25 में 33.69 मिलियन टन शुगर का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, कितना? 33.69 मिलियन टन जो है आपका ये है। टोटल शुगर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 2024-25 में भारत में अलग अलग स्टेट में, चाहे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक वगैरह सबका लगा लें, तो 77.4 मिलियन टन शुगर प्रोड्यूस की गई है भारत में। उसमें से अकेले 33.69% किसका कंट्रीब्यूशन है? उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरीके से देखें तो टोटल इंडिया का 43.5% जो प्रोडक्शन है वो अकेले उत्तर प्रदेश का है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो है लिस्ट देख सकते हैं आप इंडियाज टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट की। ठीक है, तो ये एस्टिमेटेड जो है आपकी वर्ष 2000 सॉरी 24-25 लिखेंगे, यहाँ पे गलत हो गया, 1 सेकेंड। तो ये 2024 और 25 का ही डाटा है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। तो एस्टिमेटेड अगर हम देखें तो 33.69 मिलियन टन जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 16.01 यानी 16.01 मिलियन टन जो है वो महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा बड़ा स्टेट है आपका जहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इस शुगर को लेके और भी मैं बहुत फैक्ट्स बताता हूँ आपको, जैसे कि अगर आपसे पूछ ली जाए कि सबसे ज़्यादा जो है क्या पूछा जाए कि इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री भी आपकी कहाँ पे होंगी? उत्तर प्रदेश में। 1 सेकेंड, कहाँ पे होंगी बेटा? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर इंडस्ट्री भी है, यानी शुगर फैक्ट्री कहें एक तरीके से, यानी फैक्ट्रियों की नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कह सकते हैं इसे एक तरीके से, तो वो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज ये पूछा जाए एग्जामिनेशन में, पता होना चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर लिया जाए आपके एग्जामिनेशन में कि सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शुगर रिकवरी कहाँ पे होती है, यानी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो तब आपका महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र में शुगर, महाराष्ट्र में जो क्रॉप्स होती है उसमें
शुगर की जो डोज है या शुगर की की जो मात्रा है, कैपेसिटी है, वो ज़्यादा है। तो इसमें हम लिख देंगे कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो आपका वो महाराष्ट्र में ही ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है उसमें जो गन्ने को जो मेन न्यूट्रिशन चाहिए वो ऑलरेडी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के तराई रीजन में गन्ना जो उगाया जाता है उसके लिए खास तौर पे इनमें यहाँ की जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, और नाइट्रोजन के लिए जो है अलग अलग टाइप के केमिकल, नॉन केमिकल या किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? फर्टिलाइजर्स, तब प्रोडक्शन किया जाता है। चलिए, देन आता है आपका कर्नाटका 7.70 मिलियन टन, और फिर तमिलनाडु। ये 4 बड़े स्टेट हैं जहां पे गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट मेजर फैक्ट्स हम देख लेते हैं। तो मेजर फैक्ट्स मैंने बताया कि नियर अबाउट 43% टोटल जो है शुगर का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है, और अगर हम देखें तो अराउंड 10%, ये ध्यान रखना है, ये मेजर फैक्ट है, 10% ऑफ द कंट्रीज कल्टिवेटेड एरिया, यानी जितना भी कल्टिवेटेड एरिया है, यानी जितने पे भी गन्ने का उत्पादन होता है भूमि में, उसमें अकेले जो है 10% जो कल्टिवेटेड एरिया है वो पूरे भारत का वो केवल उत्तर प्रदेश में है। शुगर कैन प्रोडक्टिविटी इन उत्तर प्रदेश अप्रोक्सीमेटली 82.4 टन पर हेक्टेयर, कंपेयर द नेशनल एवरेज 71.9 टन पर हेक्टेयर जो है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, 3 मिलियंस फार्मर आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड जो है शुगर केन कल्टीवेशन, यानी 3 मिलियन जो लोग हैं वो लगभग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से वो शुगर केन कल्टीवेशन जो है राज्य में इसमें एक तरीके से शामिल हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी WPS इंडेक्स जो है आपकी वर्ष 2025 और 26 के लिए। तो ये जो इंडेक्स है ये देखती है कि जो है ग्लोबली फीमेल्स को कहाँ, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा सिक्योर समझा जाता है, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, क्योंकि फीमेल्स को लेकर जो है बहुत टाइप के जो है हीनियस क्राइम्स अलग अलग कंट्रीज़ में हम देखते हैं, और महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ऑल ओवर वर्ल्ड हम सब जगह की बात कर लेते हैं। तो इसको देखते हुए जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26। ठीक है, तो इसमें ये ग्लोबली ट्रैक करती है वुमेन का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो स्टेटस की अगर हम बात करें तो ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है वो प्रीवियस एडिशन का 6.7 जो है 76 था। 2025-26 के एडिशन में थोड़ा बढ़ा है, ये 68.3 जो है हो गया है आपका, और ओवरऑल जो है ये बढ़ा है कहीं ना कहीं। ये स्टेटस है, नहीं स्टेटस में थोड़ा इजाफा देखने को मिलता है। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस में सबसे पहले आता है इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब है कि उनकी पार्टिसिपेशन कितना है, सहभागिता कितनी है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। सारे सेक्टर्स लिए जाते हैं, इवन एग्रीकल्चर को भी नहीं छोड़ा जाता। एग्रीकल्चर में भी ये देखा जाता है कि कितनी फीमेल्स फार्मर हैं, फीमेल्स की कितनी सहभागिता है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी फीमेल्स हैं, आपकी एजुकेशन सेक्टर में कितनी फीमेल्स हैं, सारी जो है ग्लोबली वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें जो है कवर की जाती हैं। साथ ही फीमेल्स के साथ होने वाले जो क्राइम्स है उसमें जस्टिस कितना मिल पाता है, न्याय कितना मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें क्रिमिनल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन्स वो बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हों, और भारत में तो अलग अलग टाइप के हैं, दहेज प्रथा, फलाना प्रथा, ढिमका प्रथा, इस टाइप की जो है सारी चीज़ें फीमेल्स के अगेंस्ट होती हैं इंडिया में भी। और ऐसा नहीं है कि फीमेल्स जो है वो फीमेल्स के अगेंस्ट जो क्राइम है या फीमेल्स के जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो अकेले भारत में ही होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे यूरोपियंस कंट्रीज़ हैं जिनको नाम सुनकर आपको जो है बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। आपके जो है वुमेंस के अगेंस्ट जो केस हैं वो USA में भी होते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी होते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, महिलाओं के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है हिंसात्मक प्रवृत्ति जो है पुरुषों द्वारा की जाती है, या किसी के भी द्वारा, राज्य द्वारा, कहीं भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा डायमेंशन है वो आपका जस्टिस है। तीसरा डायमेंशन आता है सिक्योरिटी। चलिए, चीज़ें तो हैं ही, उनके साथ इनजस्टिस तो हो ही रहा है कि उसके प्रति जो है स्टेट या राज्य या कंट्री या गवर्नमेंट जो भी है, जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे, वो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या पैरामीटर यूज़ करती है, कितना एक्टिव रहती है सिक्योरिटी देने के लिए फीमेल्स को, भले ही वो भारत हो या यूरोपियन कंट्री हो या आपका अमेरिका हो। ठीक है, तो कुछ भी हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखकर जो है टोटल ग्लोबली 68.3 इसका स्कोर है आउट ऑफ 100। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज़ परफॉर्मेंस हाईलाइट्स की। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, इम्प्रूव कितनी हुई है कि 13 पोजीशन पे आया है। ये कहीं ना कहीं जो है
देखा गया है कि 13 रैंक है भारत की ऑल ओवर इंडिया में फीमेल्स को रोके। नोटेबल इंप्रूवमेंट इन इंक्लूजन एंड जस्टिस इंडिकेटर्स जो है सबसे ज़्यादा जो है वो इंक्लूजन, यानी कहीं ना कहीं जो है पिछले कुछ वर्षों में भारत में जो पार्टिसिपेशन है वुमेन्स का वो बढ़ा है, यानी भागीदारी बढ़ी है, हर फील्ड में बढ़ी है भागीदारी। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं जो नई नई तकनीक की एग्रेरियन सोसाइटी हैं, नई नई तकनीक से जो है वो खेती बाड़ी करती हैं, उसमें वुमेन्स किसान भी आते हैं, बहुत सारे महिलाएं आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन हमेशा बढ़ रहा है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नए जो एंटरप्रेन्योर हैं वुमेन्स वो आ रही हैं, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं भारत में भी। ओके, तो ये चीज़ें हैं इसमें। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात हम यहाँ पे करें, इसमें क्या है कि तो WPS जो इंडेक्स है ये वुमेन्स का स्टेटस करता है जो है अक्रॉस 3 डायमेंशन जो मैंने बताई है, इंक्लूजन, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में जो था और आज के लेटेस्ट एडिशन की हम बात करें इंडेक्स की, तो जॉइंटली प्रोसीड बाय द जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन, यानी इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन्स पीस एंड सिक्योरिटी एंड द ओस्लो बेस्ड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो PRIO, ये जो है इसको एक तरीके से रिलीज करते हैं, ठीक है। विद ए स्कोर 0.607 इंडिया रैंक्स 131st ग्लोबली, ठीक है, तो ये इसकी जो रैंक है वो 131st है ग्लोबली। ये आपको देखना है वुमेन्स स्टेटस को लेके, यानी 13 रैंक ठीक होने के बाद 131st है। 13 रैंक अगर इंप्रूव ना होती तो देख सकते हैं आप कहाँ जा सकते हैं। द रिपोर्ट अफगानिस्तान एज द मोस्ट चैलेंजिंग कंट्री फॉर वुमेन, यानी अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कंट्री है फॉर वुमेन्स की जस्टिस के लिए, उनके इंक्लूजन के लिए और उनके सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी गई हैं। अगर हम वर्ष 2017-18 से जो है ग्लोबल प्रोग्रेस इसकी जो है कंपेयर करें, तो कंपेयर करने में हमने जो है रिकॉर्ड किया है कि वुमेन्स में इंक्लूजन, जस्टिस, ऑल्दो कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस कंटिन्यू टू डिसएप्रोप्रिएशनली अफेक्टेड वुमेन एंड गर्ल्स, तो देखें तो कहीं ना कहीं जो है उसके अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं जो है वो वुमेन्स और गर्ल्स को अब तक अफेक्ट डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जाती है। तो मेनली जो ये इंडेक्स है वुमेन्स की जो इंक्लूजन है, उनकी जो सेफ्टी यानी सिक्योरिटी है, ठीक है, उनका जो पार्टिसिपेशन है, वो सारी चीज़ें देखकर ही ये बनाया जाता है। अब उसके बाद आती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट WIR। इसमें इंडिया ने जो है वो 11th प्लेस जो है वो राइज किया है, यानी थोड़ा 11 रैंक जो है ऊपर आ गया इसमें। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो अंकटाड जो है वो ये जो रिपोर्ट है वो जारी करता है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें 1 सेकेंड, ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो इंडिया की जो रैंक है वो 11th रैंक है, ठीक है। तो इंडिया ने जो है वो इम्प्रूव किया है और इसमें 11th रैंक आई है ग्लोबली। इसमें इस अनाउंस ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है इसकी 11वीं रैंक आई है, ठीक है। तो इसने अगर देखें तो इसका 12th पैलेस था वर्ष 2023 में, उसके बाद अब आई है और अब यह है जो है 11वीं रैंक पे ये आ गया है। कि हाईलाइट्स की बात करें तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या करता है कि ये न्यू जो इन्वेस्टमेंट को लेकर न्यू फैसिलिटीज़ है, नई फैक्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस है, ठीक है, और इन सब को लेकर जो है ये एक तरीके से ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट उसी को कहा जाता है जब नई चीज़ों के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। न्यू कोई जो है इंडस्ट्री का हब बनाया जा रहा है, नया कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। जैसे गुजरात में एक धोलेरा नया प्रोजेक्ट है तो वो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, ये सारे जो हैं इसके सिग्निफिकेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि ग्लोबल रैंक जो है वो 11 है इसमें। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडिया इंप्रूव पोजीशन ऑन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, यानी वर्ष 2026 की जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है उसमें इंडिया ने अपने आप को अच्छा परफॉर्म किया है। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होती है वो अलग अलग देशों की सभी यूनिवर्सिटीज़ का आकलन करती है या इंस्टीट्यूशन का आकलन करती है, जो आपको हायर एजुकेशन देते हैं उनका आकलन करती है और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। तो ये इसका मेनली काम होता है और ये इवेल्युएशन करता है। असेसमेंट क्राइटेरिया में बता देता हूँ। सबसे पहले जो है उस इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक रेपुटेशंस क्या है, उसमें देखा जाएगा कि भाई इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक रेपुटेशंस क्या है, साथ ही
एम्प्लॉयर की क्या रेपुटेशन है वहां पे, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो जो मेजर है बिल्कुल ये देखा जाता है कि एक फैकल्टी जो है वो कितने स्टूडेंट्स के ऊपर एक फैकल्टी अपॉइंट की गई है। ठीक है, मेनली यूनिवर्सिटी में जो डाटा होता है, जो यूनिवर्सिटीज का बताया जाता है, वो मिनिमम 25 होना चाहिए, लेकिन बाई चांस भारत में अगर देखा जाए वो 150, पौने 200, 200 ऐसे चल रहा है अभी। तो इंडिया का आप देख सकते हैं कि भाई क्या हाल होगा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में तो नाम ही कैसे आएगा। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो मिनिमम जो मानक बताया गया है वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, यानी 25 स्टूडेंट पे एक जो है प्रोफेसर या फैकल्टी रिक्रूट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि खाली फैकल्टी लगा दो दुनिया भर की उठा के, फैकल्टीज जो हैं उनको देखा जाएगा कि सिटीजन्स पर फैकल्टी क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स का रेशो क्या है, और साथ ही सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये जो है कि इंडिकेटर्स होते हैं असेस्ट करने के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब हम बात करें टॉप 3 की ग्लोबली। ग्लोबली टॉप 3 में सबसे पहले नंबर पर आता है MIT। MIT का मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, MIT का मतलब है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएस का है। पहले नंबर पे है ये, फर्स्ट पे, ये ध्यान रखना है। दूसरे पे आता है आपका, सेकंड पोजीशन पे है आपका इंपीरियल कॉलेज लंदन। ठीक है, तो इंपीरियल कॉलेज जो लंदन है ये लंदन का टॉप इंस्टीट्यूशन माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है थर्ड नंबर पे। पहले 3 तो आपने ये याद रखने हैं। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली गॉट फर्स्ट रैंक इन क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, यानी इसमें आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान जो है प्राप्त किया है आपका भारत में, भारत की तरफ से। तो ये पहले स्थान पे है। पहले स्थान का मतलब पूरी रैंकिंग में पहला स्थान नहीं है, भारत में इसका पहला स्थान है। ठीक है, तो नेशनल माइलस्टोन की अगर हम बात करें तो इसमें 54 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है आई हैं, किसमें, जो ये आपकी लिस्ट बनी है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और जो है 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्रीज माना गया है किसको, भारत को, और इसने भारत ने इम्प्रूव तो की है अपनी परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं कि आईआईटी दिल्ली जो कि भारत की तरफ से जो है टॉप पोजीशन पे है, उसका जो है पूरा क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या स्थान है। तो ध्यान रखना है कि 123वां स्थान है ग्लोबली, इंडिया का हाईएस्ट रैंक आईआईटी दिल्ली की है। ठीक है, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इसका 129th ग्लोबली इसमें स्थान है, यानी 129वां स्थान है। ये दूसरा जो है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन माना जाता है। थर्ड पे आता है आईआईएससी बेंगलुरु। हालांकि आईआईएससी बेंगलुरु की मैं बात करूं तो पिछले कई वर्षों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जिसको बोला जाता है बेंगलुरु, ये हमेशा टॉप पे रहा है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, लेकिन अब की बार पिछड़ गया है। अब की बार कहाँ पहुंचा है, 211 पे ग्लोबली, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसमें सारी चीज़ें देखी गई हैं। साथ ही हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड अदर हाइलाइट्स की बात करें तो नेचुरल साइंस में आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे है 78 रैंक के साथ में। पहली बात तो पूछा नहीं जाएगा, अगर इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो नेचुरल साइंस में कौन है, आईआईएससी बेंगलुरु टॉप पे है। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आईआईटी दिल्ली है, डेवलपमेंट एंड स्टडीज में जेएनयू है, और स्कोर एंड मैट्रिक्स में भी आईआईटी दिल्ली टॉप पे है। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी हम रैंकिंग देख सकते हैं, तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंडिया जीडीपी रैंक रीच 4th पोजीशन 2025-26। तो ये जो है 2025-26 में इंडिया की जो जीडीपी है वो क्या है कि 4th पोजीशन पर पहुंचेगी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो अप्रैल 2026 की जो रिपोर्ट है उसने बताया कि जो है वो पहुंच चुकी है कितने पे, 4th पोजीशन पे। तो आईएमएफ ने जो है, आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आती है उसने अपना डाटा दिया है और इसमें जो है 4th रैंक पे बताया। अब इसने जो है देखते हैं कि फर्स्ट रैंक पे किसे बताया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी, और फोर्थ पे क्या है आपका, फोर्थ पे है इंडिया। तो इंडिया जो है अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, ये ध्यान रखना, ऐसे ही मत सोच लेना। ठीक है, तो आईएमएफ के अनुसार जो है इंडिया का जो जीडीपी है वो चौथा सबसे बड़ा जीडीपी माना गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं इंडियाज इकोनॉमिक मोमेंटम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी की 2025-26, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मेजर इकोनॉमीज हैं उनकी बातें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शंस की फैक्ट्स एंड ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक्सपेंशन है वो कौन कौन से इसमें चीज़ें सपोर्ट करती हैं, उसमें बताया गया कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड,
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया का जो ग्रोथ है इस चार्ट से आप देख सकते हैं, ये आपका जो है ना यूनाइटेड स्टेट डॉलर ट्रिलियन में है इकोनॉमी। तो 2024 में 3.44 यूएस डॉलर ट्रिलियन था आपका। फिर ये जो है 2025 में जो है 14% जो है ये प्लस होता है, और फिर जो है 2025 में 14% प्लस हो गए 3.92 ट्रिलियन का जो है इसका टोटल जीडीपी हो जाता है यूएस डॉलर में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भारत की वो बताई गई है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो गाइज, जो है आज का जो ये चैप्टर है आपका, जिसमें हमने रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात की है, वो जो है यहीं पे क्लोज हो गया है। और आज के लिए इतना ही, और फिर आएंगे हम नए किसी सेगमेंट के साथ में, और उसमें पूरा जो है 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक, इंक्लूडिंग अब तक का भी मैं उसमें जो है इंक्लूड करूँगा आगे। तो ये जो है सब पूरा करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।